नमस्कार, द फिल्म में आपका स्वागत है। पाकिस्तान चुनाव की निष्पक्षता पर उठते सवालों की चुनौती का न्यायपालिका कैसे करेगी समाधान? ये सवाल हमने आपके लिए उठाया था हमारे आज के एपिसोड संकट सुरक्षा और स्वामी के एपिसोड के लिए। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर प्रवीण स्वामी। स्वागत है आपका प्रवीण। चलिए प्रवीण, इस सवाल पर जो हमारे दर्शकों ने सवाल पूछे हैं आपसे, वो लेने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को हमेशा की तरह एक थोड़ा बैकग्राउंड दे पाए, बता पाए कि अभी पाकिस्तान में हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है। तो जैसे कि हमारे दर्शकों को ज़रूर पता होगा पूर्वा, हम्म। पाकिस्तान में अभी कुछ ही वक्त पहले इलेक्शन हुआ था। जी। शहबाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उठे हैं इस इलेक्शन के फेयरनेस के बारे में। अगेन, जैसे आपको पता होगा, इमरान खान की पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहलाती है, उसको चुनाव चिन्ह मना कर दिया गया था। उसके कैंडिडेट्स लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट बन के लड़े जी। और बहुत सारे इलेक्ट हो गए। अ, उसके बावजूद आरोप बहुत सारे लगाए गए कि इरेगुलरिटीज़ बहुत सारी रही हैं कई एरियाज़ में। पोलिंग ऑफिसर्स ने ब्लेटेंटली पार्टिजान रोल प्ले किया। और अब एक बड़ा पाकिस्तानी थिंक टैंक है जो इलेक्शंस को मॉनिटर करता है, पिलडेट। जी। और पिलडेट ने डेटा निकाला है कि 2013 के बाद ये पाकिस्तान में सबसे अनफेयर इलेक्शन है। इनफैक्ट जो इंडेक्स मार्क दिया है वो 49 आउट ऑफ 100 दिया है। हम्म। और 50 बेसिक थ्रेशोल्ड माना जाता है थोड़े भी क्रेडिबल इलेक्शन का, तो जी। उससे उससे भी कम है। अब लेटेस्ट जो झगड़ा शुरू हुआ है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स पे है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहुत सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, और वो नॉमिनेटेड मेंबर्स की सीट्स बांटी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन रिलेशन की उतना उनका परफॉर्मेंस कितना रहा है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जो पीएमएल नून पीएमएलएन नून जो है, हम्म। उनको सीट्स दे दी गई हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पे। और पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनकी कोलिशन पार्टनर है, उनको भी दे दिए गए हैं। जी। लेकिन इमरान खान के पार्टी को नहीं दिए गए हैं इन ग्राउंड्स पे कि इनके कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे लड़े। अब इसमें कैच ये था कि जबकि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे लड़े, उनने जीतने के बाद एक छोटी पार्टी का लेबल अपना लिया। जी। और उनका कहना है कि उनको भी ये नॉमिनेटेड सीट्स का अपना हिस्सा मिलना चाहिए था, जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया है। अब वो मामला भी कोर्ट में चले गया है। ऊपर से बहुत सारे इलेक्शन पिटिशंस पेंडिंग है। तो लग रहा है कि मतलब इतना बिटरनेस रहा है इस इलेक्शन के पीछे, इतने ड्रामेटिक इवेंट्स रहे हैं, लग रहा है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। और शायद इस गवर्नमेंट के आने वाले 1-2 साल तो बस यही झगड़ों में जी। लग जाएंगे। तो क्या वो आगे बाकी जो बड़े मुल्क के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको काबू कर पाएंगे? जी। चलिए, इसी के साथ सवालों से शुरुआत करूँगी। सबसे पहला सवाल आ रहा है आदित्य का। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ का सिलेक्शन गिवन था, होना ही था, और कि नवाज़ शरीफ होंगे जो शो चलाएँगे एक्चुअली? और क्या आपको लगता है कि अगर भविष्य में पाकिस्तान की सेना वर्तमान सरकार से खुश नहीं है, तो अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग करके इमरान खान को जेल से रिहा करवा सकती है और उनसे सरकार चलाने के लिए कहे? ये आदित्य इंटरेस्टिंग सवाल है और हो भी सकता है। जैसे कि हमने पहले देखा है पाकिस्तान में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स एग्ज़ाइल में चले गए हैं। बेनज़ीर भुट्टो जेल भेज दी गई थी, एग्ज़ाइल कर दी गई थी, जी। लेकिन वापस आई इस उम्मीद में कि वो परवेज़ मुशर्रफ की लेजिटिमेसी जो लगभग ख़त्म हो गई थी, कि वो उसको रिवाइव कर पाएंगी। नवाज़ शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ ने जेल भेजा। बहुत सारे उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में करप्शन केस लगे, वो देश से बाहर भेज दिए गए। लेकिन इस वक्त इलेक्शन आने के पहले वो सारे केसेस लगभग दबा दिए गए या एक साइड कर दिए गए, और वो वापस लाए गए सिस्टम को बचाने के लिए। तो बिल्कुल हो सकता है कि इमरान खान खान के साथ भी, जो आज की तारीख अनटचेबल है, साल या 2 साल में कोई ऑप्शन ना रहे तो वापस लाए जा सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्मी बड़ी कॉन्फिडेंट थी इस इलेक्शन में कि वो इमरान खान और उसके सपोर्टर्स को सबक सिखा पाएगी और ये दिखा पाएगी कि पाकिस्तान में असली बॉस कौन है, यानी फ़ौज। जी। लेकिन सारे दबाव के बावजूद, सारे प्रेशर्स, रिगिंग, हर चीज़ के बावजूद इमरान खान की पार्टी का परफॉर्मेंस का भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल रहा। ऑलमोस्ट 100 सीट्स उनको मिल गए, उनके सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स को मिल गए।
और ये एक बहुत बड़ा ब्लो था। इससे मेरे ख्याल से दिखता है साफ सीधा कि पाकिस्तान में दो चीज़ें हो रही है। एक तो एक यूथ कोहॉर्ट है जो चेंज चाहता है, ये जी। डिनेस्टिक पार्टीज से परेशान हो गया है। और शायद वो समझता है कि इमरान खान से आने से उनके हालात में, उनके कंडीशंस में कोई फ़र्क पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो अलग सवाल है, लेकिन इनका एक होप है। और दूसरा एक गहरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट अब जाग गया है। अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट पहले भी रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिर उस एंटी एस्टेब्लिशमेंट टाइड पे एक बड़े लीडर बने। बेनज़ीर के साथ भी ये हुआ, आसिफ अली जरदारी के साथ भी ये हुआ। बट अब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट एक्चुअली अपने आप को पॉलिटिकली एक्सप्रेस कर रहा है। लोग फौज के प्रेशर से डरे नहीं, फिर भी जाके अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट दिए जी। बड़े पैमाने पे। तो किसी तरह पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस यंगर वोटर के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि अब उनका उस तरह बस नहीं चल पाएगा जो पहले चलता था। हुँ। अगला सवाल ललित का लूँगी, वो बोले जब चुनाव से पहले लग रहा था कि नवाज़ प्रधानमंत्री बनेंगे, तब उन्होंने शहबाज को बनाने का फ़ैसला क्यों लिया? क्या परिवार में अंदरूनी खींचतान है या जैसे निर्णय जनता का इमरान के पक्ष में था, उससे नवाज़ सीधे तौर पर जनता का गुस्सा नहीं झेलना चाह रहे थे? ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पीएमएलएन के वहद कैरिज्मेटिक मास लीडर हैं। जी। हमेशा ये माना जाता था कि शहबाज शरीफ थोड़े कलरलेस ब्यूरोक्रेटिक टाइप लीडर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से अपना रिश्ता अच्छा रखते हैं, लेकिन कोई स्टैंड नहीं लेते बड़े हुँ। इश्यूज़ पे। तो डेफ़िनेटली जनरल्स को अच्छा लगता है, लेकिन नवाज़ शरीफ वो हैं जिनकी करिश्मा है, जो आवाम के साथ एक कनेक्ट बना पाते हैं। और ये कहा जा रहा था पाकिस्तान के मीडिया में, कई सारे कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अगर शहबाज़ ज़रूर अगर शहबाज़ ही ये कैंपेन लड़े तो पीएमएलएन की परफ़ॉर्मेंस बहुत ख़राब रहेगी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीएमएलएन की परफ़ॉर्मेंस ख़राब रही, फ़ौज से बैकिंग मिलने के बावजूद। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की भी का परफॉर्मेंस भी ख़राब था। जी। वो आवाम को मोबिलाइज़ कर नहीं पाए। अम, अब मेरे ख़्याल से डील, इनकी फैमिली की अंदर की जो डील है काफ़ी क्लियर है। अगले जनरेशन के पोजीशन में मरियम नवाज़ शरीफ, जो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, उनको ग्रूम किया जा रहा है। वो पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर बना दी गई हैं। और शहबाज शरीफ जो फैमिली के दूसरे हिस्से के फैक्शन के हैं, उनके भी लड़के हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। सेंट्रल पोजीशन अब शहबाज को मिल गई है और आगे मेरे ख्याल से ये होगा कि मरियम को ये कोशिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट में लाने की, और दूसरी फैमिली के हिस्से को, शहबाज शरीफ के लड़कों को पंजाब में पावर दे दिया जाएगा। जी। अब ये डिनेस्टिक गेम तभी चल सकता है जब लेकिन वो पार्टी कोई पॉपुलर सपोर्ट बना पाए। और फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि फैमिली के आने वाले जनरेशन में उतनी होल्ड है पब्लिक इमेजिनेशन पे कि वो लड़ पाएँगे। मुझे लगता है पार्टी में वाक़ई अब, जैसे हमारे रीजन के कई पार्टियों के डिनेस्टिक पार्टीज़ में, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी की और बांग्लादेश में भी डिनेस्टिक पार्टीज़ की एक बहुत बड़ा सक्सेशन का क्वेश्चन पैदा हो गया है, जिससे शायद ये पार्टी निकल नहीं पाएगी। जी। अगला सवाल सत्यम का है, वो बोल रहे हैं मुझे ये जानना है कि आखिर पाकिस्तान में जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं है? क्या जुडिशियल इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से ही जुड़ा है? और वहाँ के लोग क्या कभी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कोई डिबेट करते भी हैं या फिर कश्मीर लेने में ही बिज़ी हैं? मेरे ख्याल से सत्यम जी, अगर आज आप पाकिस्तान में किसी से भी बात करोगे तो कश्मीर की बातें बहुत कम सुनोगे। ये शायद हम इंडिया में ज़्यादा बात करते हैं वहाँ से हुँ। आज की तारीख। और आप वहाँ के लोग अपनी आर्थिक हालात पे, जो दिन ब दिन बिगड़े जा रही है, उस पे और दहशतगर्दी के थ्रेट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है लोगों के दिल की बात ना बदली हो कि वो कश्मीर को अब भी अपने मुल्क का हिस्सा समझते हैं। जी। लेकिन जैसे कि इंडिया में है, मतलब लोगों के ओपिनियंस कश्मीर पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम रोज़ सवेरे शाम कश्मीर की बातें करते रहते हैं। वहाँ भी वैसा ही माहौल बन गया है। आज बहुत बड़े इश्यूज़ है, कश्मीर काफ़ी बैक बर्नर पे है। अम, अब बात वहाँ ये उठती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, जो आप सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी का बैकबोन कुछ खास रहे नहीं है। एक फेमस उनका जजमेंट था डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का, जहाँ उन्हें
जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के कू को लेजिटिमाइज़ किया था कि अगर नेसेसरी हो तो फ़ौज कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जा सकता है। बड़ा नोटोरियस वो उनका जजमेंट था। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम से लगभग 2008 से जब एक लॉयर्स मूवमेंट था मुशर्रफ को हटाने के लिए, फ़ौज के एक हिस्से के बैकिंग के साथ शायद, तो इंडिपेंडेंट जजेस भी बहुत सारे आने लगे हैं। काफ़ी बार ये होता है कि कोई जज किसी फ़ौज के फैक्शन के सपोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस दिखाता है, जी। लेकिन कई सारे ऐसे जजेस भी रहे हैं जो अपने कन्विक्शंस पे और अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहे हैं। अ, अब ये बहुत कोर्ट टू कोर्ट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, जैसे मेरे ख्याल से दुनिया के कई जुडिशियल सिस्टम्स में है। जजेस के भी, जजेस इंसान हैं, उनके अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स होते हैं, जी। आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ कि एक फीलिंग पैदा हो रही है कि बिजनेस एज यूजुअल चलते नहीं रह सकता। और मेरे ख्याल से कई जजेस भी अब वो सोचने लग गए हैं कि अगर इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं होंगे और मजबूत नहीं होंगे तो ये मुल्क के प्रॉब्लम कभी सुधर नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के अभी जो चीफ जस्टिस है जस्टिस फैज़ ईसा, उनकी उनने बहुत सारी जजमेंट्स भी दिए हैं, बातें भी की हैं, जो दिखाती हैं कि वो काफ़ी अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड असर्ट करने को तैयार हैं। जैसे ये ब्लास्फेमी के इशू में, जिसमें पाकिस्तान में लोग बात करने से डरते हैं क्योंकि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ने कई लोगों को मारा है बात जी। करने के लिए, जस्टिस फैज़ ईसा काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हैं। तो लाइक आई सेड, मतलब ये नहीं है कि कोई इनकलाब हो गया है देश में और कल से बहुत सब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाने वाली है। लेकिन डेफिनेटली जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस में भी पुशबैक करने के लिए एक थोड़ा-सा स्ट्रेंथ कुछ जगह दिख रहा है। अल्टीमेटली वो कितना डिसाइसिव रहेगा ये हमें देखना पड़ेगा। जी। इस पर आपने थोड़ी बात कर ली, लेकिन अगला सवाल शिल्पी का आ रहा है। वो पूछ रही हैं कि बोल रही हैं कि हमने कई बार सुना है कि द हाउस ऑलवेज़ विन्स, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो फ़ौज हमेशा जीतती है। तो हम ऐसी क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट के अंदर फ़ौज हार जाएगी? और अगर कोर्ट इस पे देखता भी है तो कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पे कोर्ट फ़ौज के खिलाफ नतीजा डिसीज़न दे सकता है? तो हाउस ऑलवेज विन्स, हर ये जुआ खेलने वाला जो नेपाल में या लास वेगास में या कहीं भी गैम्बलिंग करने गया होगा, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गेम्स होते हैं वो स्टेटिस्टिकली रिग्ड होते हैं, जी। ताकि हमेशा कैसीनो अपना प्रॉफिट बनाएगा चाहे हार जीत किसी की भी हो। हुँ। लेकिन बहुत चतुर और प्लान प्लेयर्स जो हैं वो कभी कभी हरा भी देते हैं हाउस को, वो अपने भी मीन्स निकाल लेते हैं। एक बहुत फेमस केस है जब कुछ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ने एक क्लब बनाया था और इवेंचुअली लास वेगास के बड़े कसिनोज को हरा दिया था, हुँ। वही स्टैटिस्टिकल गेम्स खेलते हुए और कुछ जी। टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए। तो हाउस हमेशा जीतता नहीं है, हाउस हराया जा सकता है। बहुत मुश्किल है हराना, लेकिन हराया जा सकता है। और इस केस में पाकिस्तान में ये फ़ैसिनेटिंग है कि पहली बार फ़ौज की इच्छा जो थी किसी को लाने की, फ़ौज इमरान खान को लाई क्योंकि वो नवाज़ शरीफ से परेशान थी। फ़ौज नवाज़ शरीफ को लाई क्योंकि वो पीपीपी से परेशान थी। फ़ौज पीपीपी को लाई क्योंकि वो उसके पहले नवाज़ से परेशान थी। तो पहली बार ये हुआ है कि फ़ौज के डिसअप्रूवल के बावजूद एक पार्टी इतने सारे सीट्स उठा के ले आई है। एक पार्टी जिसको पार्टी के सिंबल पे लड़ने भी नहीं दिया जा रहा था। जी। जो सिर्फ़ ये बता पा रही थी सोशल मीडिया पे कि फलाना कैंडिडेट हमारी पार्टी का है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट सिंबल पे लड़ रहा था। और ये विक्ट्री जो लोग नामुमकिन मान रहे थे, कह रहे थे कि हमारे रीजन में लोग उतने पढ़े-लिखे नहीं हैं कि सोशल मीडिया से पता कर ले पाएँगे कि कौन-सा कैंडिडेट है, नहीं है। फिर भी वो पार्टी की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और मज़बूत लगती है। तो ये वाक़ई हाउस का एक बहुत बड़ा डिफ़ीट है। अम, आने वाले वक़्त में ये और भी फ़ौज के लिए मुश्किल होगा क्योंकि पाकिस्तान पे अब बहुत दबाव है कि वो आईएमएफ का स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करे। अब उस रिफ़ॉर्म प्रोग्राम के 2 बहुत बड़े हिस्से रहेंगे, एक तो टैक्स बढ़ाना जी। बड़े पैमाने पे और दूसरा सब्सिडीज़ हटाना अलग-अलग चीज़ों पे। और जो भी ये करेगा, चाहे लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदेमंद रहे देश के लिए, शॉर्ट टर्म में उनको पब्लिक की नाराज़गी झेलनी होगी और उसका फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। ये आर्मी चीफ़ जो अब हैं आसिम मुनीर साहब, ये 2 साल तो टिके रहेंगे, इनकी बहुत गहरी दुश्मनी है इमरान खान के साथ। लेकिन 2 साल के बाद अगर उनको एक्सटेंशन ना मिले ऑफ़िस में या देश में बहुत और हालत बिगड़ जाए पब्लिक ओपिनियन की, तो हो सकता है कि वी माइट सी इमरान बैक।
डेफ़िनेटली मेरे करियर में पहली बार ऐसे पाकिस्तान में हुआ है और इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटी में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जी। जहाँ से हमें कुछ नई और अनोखी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रवीण, आखिरी सवाल नेहा का है। वो बोल रही है इस इलेक्शन से ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएगा। क्या आप नई सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाते हुए देखते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा? फ़िलहाल तो नहीं। कल ही आईएमएफ के स्पोक्सपर्सन ने ये कहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहती है, वो उनके बेल आउट का अगला ट्रांच देना चाहती है। जी। लेकिन आईएमएफ भी बहुत वरीड है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हालत में वो कदम ले नहीं पाएगी। पिछली जो इंटरिम गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, हमने उसका भी देखा इमरान साहब खान को गिराए जाने के बाद कि जब उनने आईएमएफ के टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट किए, कई सारे कदम लेने की बातें हो रही थी, जैसे शॉपकीपर्स पे टैक्सेस बढ़ाने की बात की जा रही थी, जी। जिस पे मरियम नवाज शरीफ जो अब चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उनमें उनने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, जिससे इवेंचुअली पाकिस्तान के जो लिबरलाइजिंग फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हटा दिए गए और एक कंजर्वेटिव फैमिली लॉयलिस्ट ला दिए गए उनके जगह में। तो अभी $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट ऑन द एनविल है। लेकिन आईएमएफ ये प्रेशर कर रहा है कि पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल कंसेंसस बन जाए और ये डिस्प्यूट्स हट जाए। अब ये डिस्प्यूट्स हटाने में प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन रिगिंग का इशू सेंटर स्टेज पे आ गया है। ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉर्म 45 जो है, जो कंस्टिट्यूएंसी टू कंस्टिट्यूएंसी वोट्स के टैलीज़ रखता है, जी। ये तो फैक्ट है कि वो फॉर्म 45 ऑन टाइम पब्लिश नहीं हुए और ऑनलाइन पोस्ट नहीं हुए, जिस 14 दिन के डेडलाइन में उनको होना चाहिए। लेकिन अब रोज़ नया एविडेंस निकल रहा है कि ये फॉर्म्स के साथ टैंपरिंग हुआ है जी। और नेचुरली इस बात का फ़ायदा पीटीआई के कैंडिडेट्स उठाना चाहेंगे, स्पेशली वो पीटीआई कैंडिडेट्स जिनका नैरो डिफीट हुआ। अब कोर्ट्स इस मैटर में स्टेप इन करे और कोई अमल ले तो उसमें इंस्टेबिलिटी के बहुत प्रॉब्लम्स पैदा हो जा सकते हैं। क्योंकि नेचुरली दोबारा अगर कई सीटों में इलेक्शन करनी पड़े, रीकॉन्टेस्ट करना पड़े या काउंटिंग दोबारा करना पड़े, तो पूरा एक वो केओटिक सा सिचुएशन बन जा सकता है। जी। लेकिन वो करे बिना भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब रूलिंग पार्टी को पता है कि वो सिर्फ रिगिंग के मदद से अपनी सरकार पाई, तो वो नेचुरली कोई भी ऐसे कदम लेने से डरेगी जिससे लोग और खफा होंगे। जी। और मेरे ख्याल से पीएमएल-एन में इस वक्त कोई वो एपिटाइट नहीं है कि कुछ ऐसे कदम ले, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पॉलिटिकली सुइसाइडल रहेंगे इस सिचुएशन में। तो आगे कोई भी रास्ता ढूँढना बहुत मुश्किल लगता है। जी। एक बहुत बड़ा टेस्ट आएगा जब ये डिसीजन लिया जाएगा कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि कई लोग ऑलरेडी कहने लग गए हैं कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तब तक नहीं किया जाना चाहिए, तब तक जब तक ये नॉमिनेटेड मेंबर्स का इश्यू फुल्ली रिजॉल्व ना हो जाए और जी। पाकिस्तान के असेंबली की कॉम्पोजिशन पे स्थिरता ना आए। फ़ौज तो डेफ़िनेटली नहीं चाहेगी कि ये डिबेट खुले, लेकिन डेफ़िनेटली दबाव है, पब्लिक का दबाव है। जहाँ तक जो स्टेटमेंट्स अभी तक कोर्ट से आए हैं, उनमें भी लगता है कि जजेस भी काफ़ी सारे नाखुश हैं, ख़ास तौर से पेशावर हाई कोर्ट का काफ़ी ठोस कमेंट्स रहे हैं इस बात पे। डेफ़िनेटली आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसी नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट जिसके सर के ऊपर कोर्ट जजमेंट्स की तलवार लटकी हुई है, हुँ। वो स्थिर और मज़बूत नहीं कही जा सकती। जी। तो फ़ैसिनेटिंग डेज़ अहेड। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।